इधर यहाँ कांग्रेस और हम दोनों लोग बैठने के लड़े। ठीक ठीक है सर, ठीक है। आप तो हमारे घर के हैं, आपसे कौन सा लड़ना लड़ोगे। पंजाब मिल गया, पंजाब मिल गया। अच्छा, जरूरी था, बहुत दिन हो गए थे। ये भी रखा है मुक्केबाजी के लिए। वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आप बैठिए, झगड़ा दोनों से है MIM वालों नहीं, हम झगड़ते नहीं हैं। तो इधर आइए, आप मेरे बगल आइए। वैसे नमस्कार, बधाई हो। हम दोनों दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आइए नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। 3 2 5 2 7। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का विषय। क्या जाति बनाम धर्म की राजनीति हो रही है? मुझे लगता है योगी जी बोल रहे थे तो बिस्मिल्लाह ये करें। चलिए माशाल्लाह, जैसे संसद में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिस्मिल्लाह करते हैं तो पूरा संसद हिल जाता है, तो यहाँ भी शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्र की बात जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि बांट कौन रहा है। आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये बयान दिया कि भाई चुनाव में यादव और मुस्लिम अधिकारी नहीं रहेंगे, बांट आप रहे? किसको बांट रहे? यादव कोई दूसरे धर्म का तो है नहीं ना, आप बांट रहे। अगर कोई यहाँ से कहता है कि भाई दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता है और यहाँ से हाथरस में
धर्म देख करके आप जो है यहाँ से बिटिया वो जाति देख करके आप काम कर रहे हैं, बचा रहे किसी को, ठाकुर जाति का है तो बचा रहे। तो सवाल ये उठता है कि जिसको आप बांट रहे हैं उसी के बारे में आप यहाँ से कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस तरह के बयान स्वयं में देता हो जिसके दो दो मीनिंग हो, वो खुद डरा हुआ है। वो स्वयं 80-20 की राजनीति करता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर तमाम केसेस हैं। तो उनके अगर पुराने भाषण हम देख लेंगे तो जिस तरह से एक के बदले 100 की बात करते थे, वो पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और दुखद ये है कि चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय हो और चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, आज भी वो बाई इलेक्शन को देखते हुए और तमाम राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इस तरह के बयानों को, विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। योगी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी हार रहे हैं और बीजेपी आने वाले 4 राज्यों के चुनाव भी हार रही है। जी, मैं बोलूं? हम अंत में बोल देंगे क्यों सारे प्रश्न ज्यादा हम ही से होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहचान कभी भी शालीन भाषा के लिए या सब भाषा के लिए नहीं रही। वो इस तरह के उत्तेजक और भड़काऊ बयान समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ अज्ञात कारणों से वो कुछ ज़्यादा ही मानसिक विचलन का शिकार हैं और मानसिक विभ्रम की स्थिति में हैं, और इसलिए उनके मुखारविंद से बार बार बहुत ही अशोभनीय बातें निकल रही हैं। कभी लाल टोपी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी दूसरे राजनीतिक विरोधियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी जातियों को लेकर, कभी धर्म को लेकर। जहाँ तक ये एक मुझे फिल्म का गाना याद आता है कि कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, कुछ दूसरी तरह से कहते तो अच्छा होता। इस बात को ये शालीन भाषा में भी, शालीन शब्दों में भी कह सकते थे कि एकता बहुत जरूरी है, हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। बांटने काटने जैसे शब्द प्रयोग करने का सीधा मतलब है वो किसी को डरा रहे हैं और किसी को भड़का रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इससे राजनीति से परे जाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के लिए और भारत के खास करके हिंदू समाज के लिए एक सूत्र वाक्य दे दिया है। यदि हिंदू इस देश का संगठित होगा, यदि ये हिंदू इस जातियों में नहीं बटेगा तो भारत मजबूत होगा। ये बात सभी लोगों ने कहा है और ये भारत का मूल चरित्र उपसंहार है, मैं इसे मानता हूँ। जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर हुआ है, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है, ये देश खंडित हो चुका है। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान और ईरान तक हमारी सीमाएं थीं। वो आज वहाँ पर न मंदिर बचे हैं, न गुरुद्वारे बचे हैं। वो देश का हिस्सा हमसे अलग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, विदेशी ताकतें, ये सब चाहती हैं कि इस देश का हिंदू बटा रहे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भाषा है, बटोगे तो कटोगे, ये देखिए संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री को ये बात नहीं कहनी चाहिए। इस चीज से बचना चाहिए। ये हमारे आपके लिए है, जो भी अनर्गल बातें करना चाहे कर लें। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? हमारा देश का संविधान कहता है कि सब एक हैं, सब नेक है, सब लोग मिल के खाते हैं, सब लोग जो पहला कपड़ा पहनना चाहे वो पहने। कौन से लोग बट रहे, कट रहे? ये 10 बाई इलेक्शन में आप ये बात कह रहे हैं। आपने राजस्थान में जाके कहा कि बजरंग बली दलित हैं, आदिवासी हैं और बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। तो बांट कौन रहा है, काट कौन रहा है? तो इस चीज से माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषाओं से बचना चाहिए। जो ओथ लिया है, जो संविधान के कसम खाए हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ निभाएंगे, उसी हिसाब से सारे लोगों को एक साथ लेकर के हिंदुस्तान बनता है। और सब लोगों हिंदुस्तान को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई रहना चाहिए। देखिए, विभाजन जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, राष्ट्र या क्षेत्र के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो या किसी और नाम पे हो, विभाजन किसी एक व्यक्ति के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए वो नुकसानदेह है। और इस देश ने धर्म के नाम पर एक विभाजन देखा है। विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है वो अभी तक भरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, अभी उसको दोबारा भी आप सुन सकते हैं, मैंने भी कई बार सुना। तो उन्होंने बात जो शुरू की है वो राष्ट्र के नाम से की है और फिर कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे।
तो मुझे लगता है थोड़ा इसको और दूसरे रूप में भी देखने की जरूरत है। देखिए, मैं इस पे सिर्फ एक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं कि जैसे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे, जो कि दलित समाज से थे, और वो इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों में एक दो जातियों को लेकर मुस्लिमों के साथ मिलकर हमारा काम चल जाएगा, और वहां पे गए और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मैं दर्शकों से कहूंगा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो इस्तीफा है लियाकत अली की कैबिनेट से, वो ये बताता है कि बंटने के बाद कटना क्या होता है और किस दर्दनाक तरीके से कटना होता है, यह उसका दस्तावेजी प्रमाण है। और इसके बाद किसी को समझ में ना आए तो आज के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, आज सियासी कांटों से तुमने हर खेत की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। सुधांशु जी, आपने जो बात कही है, मैं इसके बुनियाद पे आप जाइए। आपने कहा, एक मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए मुसलमान और पाकिस्तान को साइड रख दीजिए। आप ये बताइए कि क्या जो मूल रूप से एक जातीय व्यवस्था है भारत के अंदर, अगर मुसलमान ना भी होता तो क्या ये जातीय व्यवस्था कलह पैदा नहीं करती है? क्या ये जो वन व्यवस्था है, क्या ये यहाँ से कलह पैदा नहीं कर रही है? किस बुनियाद पर इंसानों को बांट रहे हैं? क्या उसका एक कोई कोड होना चाहिए धर्म के बुनियाद पर? मेरा एक सवाल। दूसरा ये कि जब प्रधानमंत्री ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि भाई देखो कपड़ों से पहचानो, तो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो है यहाँ से होड़ लग जाती है, कंपटीशन। एक मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री आपके आसाम में कहते हैं मैं तो एक पक्ष का हूं। एक संविधान की ओथ लेके बैठा मुख्यमंत्री कह रहा मियां और इसको हम ये जमने नहीं देंगे। खुलेआम एक यहां से आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो एक पक्ष लेंगे। तीसरा, आपके मुख्यमंत्री यहां से वहां मध्य प्रदेश में उसके कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो जी मुसलमान का घर होगा तो बुलडोजर चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे दूसरे घर। आप सर क्या सेट कर रहे हैं? आप मिसाल क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, ये खोखला है सर। इसको अगर सही तरीके से लागू कर रहा है तो इन मुख्यमंत्रियों पर भी आपको बोलना चाहिए जो ये बांट रहे हैं। हम सत्ता में नहीं है, हम कहीं सत्ता में नहीं है। अब सत्ता से आप सवाल ना करके आप पूछेंगे जी इसके फला नेता ने ये कहा, फला ने जवाब देता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर योगेंद्रनाथ मंडल की बात ना भी हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसकी बात ना हो, तो ये बताइए कि क्या आप वन व्यवस्था को डिनाउंस कर देंगे यहाँ से अगर बांटने और ना कटने की बात? मैं बिल्कुल आपको बात बता रहा हूं। जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, तो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में भी SC SC ST OBC हिंदुओं में 75% थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ, यही जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लिखा है। दलितों के गांवों को घेर लिया गया और बाकायदा क्या 1/3 बांग्लादेश यहां आ गया? क्या बोलने लगते हैं? और सुनिए, 18% थे, पूरी बात होने दीजिए सर, आपके में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 18% पाकिस्तान में थे, 1% क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? ये कश्मीर, भारत के अंदर आइए, अब कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में क्या हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। मालदा और मल्लापुरम, मालदा पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम केरला, कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। और जवाब तो इनके पार्टी चीफ के बयान में खुद नहीं थे। याद है ओवैसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, उसके बाद मैं आलोक जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बताएं, आपने कभी ध्यान दिया कि पिछले 3 साल से ये जाति का नैरेटिव आना शुरू हुआ है? अब मैं कोट कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो कि रशिया से निकलती है, उसमें बाकायदा बताया गया कि 2021 में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का, वो जिसने कहा था $1 बिलियन मैंने रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और एक मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट, इनकी हेनरी लूसी फाउंडेशन, मैं नहीं कह रहा हूं,
ये बाकायदा स्पुतनिक में लिखा नहीं, है नहीं, और उसमें लिखा है कि कास्ट सेंसस व्यवस्था का प्रोजेक्ट लेना है हिंदू मेजॉरिटेरियन को खत्म करने के लिए 2021 में। अब आप आइए, उसके बाद से ही कुछ हालात नहीं बदले हैं। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। यदि राहुल गांधी जी को इतना था तो अभी उन्होंने सीट छोड़ी वायनाड की। एक सीट उनके पास अमेठी की भी थी, 3 सीटें थी ना, एक एससी को दे देते, एक ओबीसी को देते थे ना। अमेठी अपने सहयोगी को, वायनाड अपनी बहन को। तो इन सारी पार्टियों का क्या है? समाजवादी पार्टी वो कहती है हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जरा उनकी पार्टी के सांसदों की गणना कर लीजिए। अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, यानी इनके लिए जातिवाद का चूरन और उसको झांसे में देकर अपने परिवार को सत्ता संपूर्ण, बस ये इस राजनीति का आधार है। जबकि हम ईमानदारी से सब जातियों, सभी वर्गों को स्थान देना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर हैं तो हमारी सरकार में, और अगर सबसे शक्तिशाली ओबीसी प्रधानमंत्री बनकर उभरा है जिसे देश की जनता के हर वर्ग ने स्वीकारा है, जात के नाम पे नहीं, हर वर्ग ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारी सोच और इनकी सोच में जमीन आसमान का बिल्कुल, हमारी सोच और आपकी सोच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री की जाति बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जाति कभी किसी ने नहीं बताई कि वो इस जाति से है इसलिए वहां पर है। वो देश के प्रधानमंत्री की जाति देश के प्रधानमंत्री बताते हैं। हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, और फिर कहते हैं कि आप हम बांटना नहीं चाहते। अभी आपने जितनी विभाजनकारी बातें कही हैं, क्या मोदी जी को भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाति बता देना, या ये कांग्रेस ने कहा था? मुझे लगता है कि अगर जाति हो चाहे धर्म हो, अगर विभाजनकारी किसी ने काम किया है तो पिछले 10 साल में हुआ। आपने तो घर घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, हर चीज में मानसिक जो विभाजन होता है विचारधारा का, वो कर दिया पैदा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने पूरे देश को बांट दिया। और माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसीलिए निकाली, किसान अगर आंदोलन करें तो वो रेपिस्ट हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अगर दलित कहीं पर अपना हक मांगता है तो दलित जो है वो नक्सली हो जाता है। अगर पत्रकार कहीं पर कह दे कि हमने वहां पर बच्चों को देखा कि नमक से रोटी खा रहे हैं, तो वो जेल चले जाते हैं। पूरा देश जो है वो, मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जो जन्म लेता था वो उसको शर्म आती थी। तो विभाजन का काम तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और अगर किसी ने अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ाई तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाई। आपने जाति से लेकर, धर्म से लेकर 80-20 किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हो, किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आपके मंगल सूत्र छिन जाएंगे। आप क्या कह रहे थे कि क्या मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों के मंगल सूत्र ले जाएंगे? किसी ने अगर डर का पैदा सबसे ज्यादा वातावरण किया हो तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं, और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं? नफरत के केस हैं। और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे आप। मैं आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं आपका आएगा, नंबर आएगा। एक छोटी सी देखिए, अभी जो योगी जी का स्टेटमेंट है, बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे मतलब क्या? केवल जातियों पे बटेंगे, उसमें उन्हें आपत्ति है। हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं। मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम बटे, और जो आपने संगीत रागी जी ने इशारा किया उसे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए। वो उन्होंने बोल दिया था कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और जातियों में कहां बटता दिखाई देता है इन्हें? वैसे ये तो हम लोगों ने बचपन में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि भारत इतना महान देश था, क्यों गुलाम हो गया, तो हमें पता है, कम्युनिस्टों ने पढ़ाया है। मेरे ख्याल से ये शो इस तरह बीच में बात काटने का और टिप्पणी करने का नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप बेशक बोल लेना, क्योंकि आप जितनी देर बोले हमने शांति से सुना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में और तथ्यों में को घुमाने में बहुत माहिर हैं। आपने कहा पिछले 3-4 साल से जातियों की बात होने लगी है। जातियों की बात तो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था खराब है, ये ऊंच नीच खराब है, हम सब भाई हैं, सब एक ही प्रकृति की देन है। जातियों की बात तो इस देश में ज्योतिबा फुले ने भी की, कबीर ने भी की, नानक दादू रैदास ने भी की।
जातियों की बात तो काका कालेलकर ने भी की, मंडल आयोग ने भी की। जातियों की बात कब नहीं हुई? और हमारे वेद में भी वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था को आधार बना के और धर्म का मुलम्मा चढ़ा के उसके ऊपर सामाजिक अव्यवस्थाओं को धर्म का नाम देके 90% लोगों का शोषण इस देश में होता रहा। 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। मैं थोड़ा एक मिनट सुनिए। अब हो गया, आप नहीं हो कहाँ गया? तो बहुत ज्यादा समय नहीं हो, आपसे कम ही बोला हूं मैं। दूसरा कोई नहीं बोल पाया। ऐसी खराब, ऐसी सड़ी हुई व्यवस्थाएं बनाई गई। आप नए वस्त्र नहीं पहन सकते, आप पक्के मकानों में नहीं रह सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं घुस सकते। इन सड़ी गली व्यवस्थाओं के कारण 5000 4000 साल में 90% लोग इतने पीछे चले गए। अगर उन्हें बराबरी में लाने की बात की जाती है, उन्हें विशेष अवसर देने की बात की जाती है, उन्हें हिस्सेदारी देने की बात की जाती है, तो आप उसे बटेंगे कहते हैं और इसमें आप धमकी देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्य जी ने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों की राजनीति की, क्योंकि मुसलमान एक साथ एक गोलबंद होता था। आपने देखा इस चुनाव में योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके लिए काम किया। उज्ज्वला योजना सबके लिए थी, 33% बेनिफिशियरी मुसलमान है, लेकिन वो वोट जिहाद करेगा क्योंकि वो वोट दीन के नाम पर वोट करता है। भारत का और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए नहीं हुआ था, नहीं सुन लीजिए, इसलिए हुआ था क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इस देश के मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन आया है? नहीं आया है। सुन लीजिए, नहीं, 10 सेकंड और। अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बहुत साफ कहा, इस्लामिक थियोलॉजी ऐसी है जो डिविजिव है, अपने आप में ये कोई एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। ये नहीं, मुसलमान के लिए क्या लिखा है तो पढ़ लिया। मैंने कहा ना, आप सुन लीजिए, सुनिए ना सर, हमने जिस सर नहीं कहा, लास्ट लाइन बोल देता हूँ, मैं लास्ट लाइन बोल देता हूँ। लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर के भाषण को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उन्होंने यही कहा था, नहीं, उन्होंने यही कहा था, सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि अब ये पार्टियां आ जाएंगी, हम आजाद हुए हैं, कहीं ये देश फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये देश में ऐसी पार्टियां हैं जो अपने पार्टी के हितों के लिए कहीं राष्ट्र की बलि तो नहीं चढ़ा देंगे, राष्ट्रीय हितों की। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की। राहुल गांधी से ज्यादा कोई डिविजन कोई इस देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। जो मुझे नहीं मालूम है कि विदेश के किस एजेंडे के तहत राहुल गांधी कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग इस देश में कर रहे हैं। हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई थी? इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं कराई थी? योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कटोगे बटोगे, दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, और कह रहे हैं श्रीलंका, वहां पर देखो क्या नाम है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, और वहां पे जो घटना घट रही है उसकी घोर निंदा करता हूं और उसको कंडम करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा है संख्या में? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू हैं। मुसलमानों से कहां खतरा है जो कह रहे हो एक हो जाओ नहीं तो कटोगे? और दूसरी बात यह कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो सबका विकास सब करते रह गए। अरे भाई, यूपीए की सरकार में 2 बार एक आदमी को आपने, जिसका 1.5% वोट था सरदार जी का, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा, और उसके बाद मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? खान साहब क्यों नहीं बनाए भाई? क्यों नहीं बनाया भाई? आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें 62% था कि मुसलमान जो है दलितों से बदतर स्थिति में है। आपने एक पॉइंट पे काम नहीं किया, इसीलिए दशा आपकी ये हो गई है। देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप बताइए आज के अंदर में कौन मंत्री मुसलमान है? कोई नहीं। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये कहा जाता है। आप या तो योगी जी की बात मान लीजिए या तो प्रधानमंत्री जी की बात मान लीजिए, दोनों की बातों में कंट्राडिक्शन है। वो कह रहे हैं कटोगे, ये कह रहे हैं सबका विकास सबका विश्वास। एक छोटी सी टिप्पणी बस कर दो, एक छोटी सी टिप्पणी। पाकिस्तान में
4,332 मंदिर थे, आज के दिन में 28 मंदिर बच गए हैं। घूम फिर के सुन लीजिए, 7 लाख मस्जिद है और मंदिर कितने हैं? 5 लाख मंदिर है। इस देश का इस्लामीकरण हुआ है, इसका खतरा है। अब मैं जवाब दे दूं। मंदिर को जो खान साहब बोले और जो भाटी जी के सवाल में ही अपना जवाब नहीं था। इन्होंने कहा कभी दलितों को सम्मान नहीं मिला, सिर्फ ऊंची जातियों को सम्मान मिला। अपने मुंह से खुद बोले, बताइए अगर सम्मान नहीं मिला तो सुनिए, संत दादू, संत रैदास, संत नामदेव, संत कबीर और दक्षिण भारत में संत थिरुवल्लुवर, ये पूज्य संत कैसे हुए? हिंदू धर्म के 2 बड़े महाकाव्य, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, आज वाल्मीकि समाज कहां आता है? एससी में। ये बताइए, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की मां मछुआरिन थी, जो समाज आज कुछ राज्यों में एससी में, कुछ में ओबीसी में आता है। और वहां पर मतंग ऋषि से लेकर दर्जनों, प्लीज मैं उसी में दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मुसलमानों का भी जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, और उसके बाद मगर मैं ये बताना और महाराजा बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव महाराजा हुए कि नहीं हुए? इसीलिए मैं बताना चाहता हूं और मैं दर्शकों से कहता हूं, एक और बात समझिए, भारत में अंग्रेजों ने जनगणना कब शुरू कराई? 1861, 1857 के 4 साल बाद। अब आप समझ सकते हैं। और मजे की बात, भाटी जी की पार्टी बोल रही है, जिसने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया उत्तर प्रदेश में, सपा की सरकार ने। हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे, उन्हें डिमोट किया सपा की सरकार ने। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी का बेकायदा कोर्ट में दिया बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। उनका बयान है, मेरा वर्ड नहीं है। और उन्होंने कहा 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मेरी पार्टी के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए पकड़ कर गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा था और कांग्रेस समर्थन कर रही थी। अभी मायावती जी ने 3 दिन पहले बयान दिया है कि कांग्रेस ने उस समय मेरे पक्ष में क्यों नहीं आए थे। वही मैं पूछना चाहता हूं, इनकी नजर में दलितों की स्थिति ये थी और आज, और ये बोल रहे हैं ये भाई शोएब जमाई साहब, ये बताइए, गद्दी, घोसी, अंसारी, कसाई ये भी तो होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। एक बताइए पसंदीदा मुसलमान, चुनौती से कहता हूं, हम आपको बताते हैं 45 महामंडलेश्वर दलित हैं हमारी पार्टी में। साध्वी निरंजन ज्योति, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनकी जाति कुछ राज्यों में एससी में, कुछ में ओबीसी में है। अब आप बताइए, आपसे पूछता हूं, एक दलित बताइए जो कन्वर्ट होकर सैयद और शेख बनाओ। मुस्लिमों में हम किसको आगे बढ़ाते हैं? हमने डॉक्टर कलाम को आगे बढ़ाया। आलमे इस्लाम में पिछले 400-500 साल में। आज की बात, अरे बात तो आगे सुनिए, सर पूरी बात सुनिए ना। आज की डेट में मैं कहता हूं, एक मिनट को बचाने का काम किया। पूरी बात कह रहा हूं। तब आपने क्या कहा? आपने समर्थन किया, विरोध किया, डॉक्टर कलाम का बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। मुलायम सिंह ने विरोध किया था। क्या बात कर रहे हैं 2002 में और 2000। अब दूसरी बात सुनिए, आज की राजनीति मुलायम सिंह ने किया था। अपने मिनट में क्यों बीच में हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग वरिष्ठ लोग हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा जिंदाबाद मैं पूछना चाहता हूं, आप मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन इस्लाम से बड़ा कोई जानकार हो आरिफ मोहम्मद खान से बड़ा बताइए। हमने केरल का गवर्नर बनाया, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ खड़े होते हैं। पूछिए, जो पहली शहनाई 15 अगस्त 1947 को किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। उनको 2001 में आके भारत रत्न मिला, अटल जी की सरकार में। 50 साल सेकुलर सरकार में नहीं मिला। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने आके बुलाया। हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ हैं या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अब जवाब दीजिए। थोड़ा सा उत्तर दे देता हूं। इस पूरी डिबेट के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया, ऊपर वाला देख रहा होगा कि किसने तमाम जो बयान दिए अपने, वो केवल और हिंदू मुसलमान के नाम पर दिए। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, ये कह रहे हैं कि साहब हमने इसलिए बना दिया कि वो मुसलमान थे। आलोक जी, मतलब इससे ज्यादा अपमान की बात, इससे ज्यादा अपमान उनका नहीं कर सकता है कोई भी। आलोक जी, हम हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं बोला, फिर सबके बीच में बोलूंगा मैं। शांति से सुनिए, आप सबके बीच में बोले। आपने हिंदू मुसलमान सबसे पहले आप हाँ मैंने किया है ना। हाँ बिल्कुल, और आपका असली चेहरा तो और गर्व से कहता हूं कि मैंने मैं वापस आता हूं। आपने, आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा नहीं, आपको कुछ है ही नहीं। आपकी नाक के नीचे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान और चीन करका चला गया, मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं। वहां पर भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है आप लोगों को।
वहां पर आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा, वो नहीं दिख रहा है किसी को। मोहम्मद यूनुस वापस के साथ आते हैं। राहुल गांधी अरे फोटो छोड़िए ना, खिंचवा रहे थे ना। मोहम्मद यूनुस ने नहीं किया वो जिसने किया अमेरिकन एजेंट की तरह काम सुनिए ना, करते हैं। आपको वहां भी हिंदू राहुल मुसलमान गांधी दिख- तो अमेरिका गए अरे थे मैं ना। फिर राहुल बात गांधी तो कर रहे यही हैं, बेकार की डेमोक्रेसी बात को नहीं खत्म कर रहे हैं यार करने आप। के लिए गए थे। सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है बांग्लादेश के मैटर पे। चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया आपको, और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां पर भी। मालदीव से लेकर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अभी ताजा जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी तो पूरी तरह से चाइना के गिरफ्त में आ गए। पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन हिंदू मुसलमान करके आप उससे भी ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी की बात भूमिका इसमें कितनी अरे है? सुनिए ना, बसपा खत्म हो गई आपकी। अरे साहब, आपकी बसपा खत्म हो गई। आप बसपा हमारा लेते हैं, बसपा खत्म हो गई इसी चक्कर में। अगले शो में मायावती जी कह देंगे भाजपा से सवाल पूछा था, साइड हो जाओ, अपने भतीजे को नहीं छोड़ा। आपकी क्या हिम्मत है? इसीलिए आप खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में जीरो पर आ गए। प्रियंका गांधी का बस ये भाजपा की भाषा बोलते रहिए, आप समाप्त हो गए और समाप्त हो जाएंगे, वापस आते हैं। नहीं देखिए, मुझे सबके बीच में आप सब बोलते रहे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि पूरे शो के अंदर दो ही व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान किया। आचार्य जी ने भी कहा कि योगी जी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने काट दिया कि नहीं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी ने और भाजपा के प्रवक्ता ने। जहां हिंदू कम हो जाता है, राष्ट्र कट जाता है। अरे भाई, राष्ट्र कैसे कट जाता है? क्या हिंदू कम है यहाँ? आप किसको डरा रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए उत्तर प्रदेश हमारी थी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? हिस्सा हमारा था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? कश्मीर का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बांग्लादेश के लिए बोल रहा है क्या? पश्चिम बंगाल के हिंदू एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? क्या योगी जी को अफगानिस्तान की चिंता है? अफगानिस्तान की चिंता है, और वहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो SC ST के ऊपर 50% रेप के केसेस बढ़ गए, उसकी चिंता नहीं है उनको। अफगानिस्तान की चिंता है उनको। इसी मुद्दे पर बाहर वाले की बात। बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल बहुत वाजिब है और पर्टिनेंट है। देखिए, आपने कहा कि हमने मुसलमानों को ये दिया वो दिया। बिल्किस बानो के साथ इंसाफ कब होगा सर? मुझे बताइए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब माला पहनाया जाता है तो कौन यहाँ से उसमें आवाज उठा? क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर कहा कुछ? अब आप ये कहिए कि कहाँ इंसाफ दे रहे हैं? हाजी शहजाद को आप इंसाफ दे रहे हैं मध्य प्रदेश? कौन आपको यहाँ से संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक आरोपी मात्र है और बगैर कोर्ट की कार्रवाई के आप बुलडोजर चला देते? बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलेगा? ये कौन सी आप यहां से देश को जोड़ने का काम? तो जातियों में बांटेंगे आप, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे आप, और इल्जाम हम पर। अगर बांग्लादेश के अंदर आज ये स्थिति है तो ये आपकी कूटनीतिक फेल्योर है। कहां गए जेम्स बॉन्ड हमारे? ये क्या कर रहे थे आप? सार्क कंट्रीज में आप अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं। मालदीव आपसे हट गया, नेपाल आपसे यहां से रूठा पड़ा है, एक लेके आप बांग्लादेश यहां से आपका यहां से चौपट हो गया, आप वहां कुछ कर नहीं सके। आपका क्या यहां प्रभाव है? यहां श्रीलंका के अंदर चाइना आ गया है, और एक लेके आप भूटान को बैठ के यहां से आपको लगता है कि सार्क कंट्रीज में आपका वर्चस्व हो जाएगा। किसी हिंदू को आपने कुछ बनाया है? प्रवक्ता बनाया है? किसी हिंदू को आपने बिल्कुल बनाया है। कुछ नहीं। चलिए, एक कन्वर्टेड दलित को सैयद बनाया हो तो बताइए। हिंदू है भाई, मौलवी बताइए। आप बताइए। हिंदू हम कह रहे हैं, आपने किसी को मुस्लिम के अलावा क्या? बस्पा वाले बीजेपी से क्यों सवाल के अलावा क्या है? मुझे लगता है कि जो बहस जा रही है वो गलत दिशा में जा रही है, और जिस तरह टेलीविजन डिबेट्स के अंदर झगड़ा होता है, वो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना, अपनी अपनी पार्टी के गलत बयान को भी डिफेंड करना, अपनी पार्टी के नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना, ये तो चलता है। लेकिन यहाँ इसका कोई निचोड़ निकलना चाहिए। सुधांशु जी बैठे हैं, रागी जी बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, और सभी लोग, आलोक जी भी हैं, हमारे भाटी जी भी हैं, सभी लोग हैं,
श्वेय जमई हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, दो बातों पे अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली बात, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों अलग है। वर्ण के आधार पे आपको पहचाना जाएगा, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार। और हमारे शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार पॉलिटिकल पार्टी पे हमला हो तो चलेगा, लेकिन ये सनातन और सनातन धर्म के ऊपर भी हमला हो रहा, तो मुझे बोलना जरूरी है और मैं बोलूंगा कि सनातन के अंदर स्पष्ट लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, यानी जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का बोध है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर में अगर कोई बेवकूफ पैदा हो जाए वो ब्राह्मण नहीं है। ये तो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, और इसीलिए बिल्कुल सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं कि रत्नाकर नाम के व्यक्ति को महर्षि वाल्मीकि की उपाधि दी गई, महर्षि कहा गया, और संत शिरोमणि रविदास जी को संत शिरोमणि कहा गया। मीरा का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने जो गुरु दीक्षा ली, भक्त मालिका में संत रविदास का नाम है, जो काशी के पंडितों ने लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट आया कि भाई ये जो ये जाति व्यवस्था और भाई जाति जनगणना से ये जाति व्यवस्था और जातिगत राजनीति की जो बात है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, भाई आप जाति जनगणना बिल्कुल कराओ, हम सहमत हैं, मगर जाति कौन किस जाति का कितना है, उससे उस जाति का उद्धार कैसे होगा खान साहब, उससे उसका उत्थान कैसे होगा। अगर किसी आपको पता चल गया कि इस गांव के अंदर इतने ब्राह्मण हैं, इतने राजपूत हैं, इतने दलित हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इससे उन जातियों का उत्थान कैसे हो? पहली बात तो एक सेकेंड सर, एफर्मेटिव एक्शन शोएब भाई, पहली बात हमको उन जातियों का उत्थान कैसे हो, इस पर चिंतन और चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहां बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही है? मैं अपनी बात पूरी करूं और इसका जवाब तो आलोक जी देंगे, क्योंकि वो सवाल ही उसका जवाब तो वही राहुल गांधी जी से आपकी पूछा बात गया। का जवाब तो मैं हाँ बिल्कुल दीजिएगा। अब खान साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो ये फैसला होना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए कि भाई जातियों का उत्थान कैसे हो, जो सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। और मैं जहां तक पर्सनल मेरा जो मानना है वो ये है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब, और हम गरीबों को आगे कैसे लाएं, लेकिन अमीरों को गरीब ना बनाएं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम ये 47 के बाद 47 में एक विभाजन हुआ, उसके बाद हम ये सुनते आए हैं कि साहब मुसलमान सब एक होकर के एक तरफा वोट कर रहे हैं, मुसलमान एक तरफा होकर वोट करें। भाई अगर मुसलमान एक तरफा होकर वोट कर सकते हैं तो ये हिंदू भी एक तरफा हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या है? अरे सर, एक चौथाई हो जाए तो कहानी खत्म हो जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमें भी वोट दे रहा है, एक सेकंड 9% वोट दे रहा है। भाई शोएब जमाई साहब बात तो सुन लो, इनको जवाब दे लेने 10 सेकंड और लूंगा भाटी जी, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं यदि हिंदू एक हो जाए तो प्रॉब्लम है, मुसलमान एक हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, हिंदू भी एक हो, मुसलमान भी एक हो, और दोनों मिलकर एक होकर इस राष्ट्र को बनाओ। ये अब आलोक जी जवाब ये सबसे बड़ा पाखंड है कि जाति केवल दो होती है, अमीर और गरीब। ये सबसे बड़ा पाखंड है कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। सच्चाई ये है कि जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा होता है, चाहे वो रोजाना शराब पीता हो, जेब काटता हो, जुआ खेलता हो। सर ये गलत बोल रहे हैं, मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विमुच्यते। सही बात है, 100% जितना आपको जी नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, हवा मत बोलिए, मैंने श्लोक कोट किया। मेरी बात ऐसी होने था जैसे सबकी हुई है। नहीं, मैं दूसरा सवाल ये उठाना चाहता हूँ, सुनिए बोल दीजिए, लेकिन सुनिए मुझे भी ऐतराज है, ये जो पाखंड शब्द है मैं इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। भाटी जी ये पाखंड, अगर ये पाखंड होता तो संसद में अखिलेश जी ने कैसे कहा कि जाति कैसे पूछते हो? मुझे बोलने दें। आप अखिलेश यादव जी ने कैसे कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? सच का गलत संसद के अंदर, संसद के अंदर मैं बताता हूँ आपको, संसद के अंदर अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? पाखंड समाजवादी ने कहा, आपने पाखंड शब्द यूज किया, गलत कहा। आप खुद आप नहीं, अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर कहा
सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप मेरे आपकी विरोध पोल करिए। खुल रही है। नहीं हमारी आप इसलिए वोट नहीं देना चाहते। आपने संसद आप मेरी बात सुने पहले। अखिलेश यादव जी ने मेरी बात संसद में सुने। कहा। मैंने आपको सुना। अखिलेश यादव मुझे नहीं सुने। नहीं ये आपने गलत बात पाखंड है। शब्द कैसे आप यूज किया? कहीं भी आचार्य भाटी हो, जी लेकिन आप नहीं मेरा गलत जवाब नहीं दबा गलत सकते। अखिलेश मेरा यादव जवाब जी नहीं दबा ने नहीं सकते। अखिलेश गलत यादव जी बात है। ने अखिलेश ये यादव गलत जी ने बात है। संसद में कहा ये कि तुम इतना ही किसी की बड़ा जाति नहीं पाखंड पूछ सकते। है। सुनिए आप मेरी बात अखिलेश सुनिए। यादव जी बोला, ने सही बात। संसद में कहा जाति का आप तो वहाँ थे। सही बात। आप तो वहाँ होंगे। बोलने देंगे नहीं, अखिलेश बोलने यादव जी ने संसद में आप कहा मुझे या नहीं बोलने कहा? देंगे नहीं, अखिलेश बोलने यादव देंगे। जी ने कहा सभापति आप बोलने आप देंगे जाति नहीं, बोलने नहीं देंगे। बोलने देंगे लेकिन आप दादागिरी कर रहे हैं। नहीं मेरे आप दादागिरी जबरन क्या? मेरी आवाज अरे बंद आप कर रहे हैं। दादागिरी कर रहे आप हैं। मुझे बोलने पाखंड दीजिए। शब्द मेरा का नंबर है। इस्तेमाल किया। मेरा नंबर है। पाखंड शब्द का इस्तेमाल अरे आपने सनातन धर्म को पाखंडी कहा। पूरे सनातन धर्म को पाखंडी कहा। अखिलेश यादव जी ने कहा अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। संसद का रिकॉर्ड उठाओ। अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। नहीं सुनोगे। पहले मेरी बात सुनिए। अमीर गरीब की जो आपने बात की है, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम इस देश के सोशलिस्ट उप कहेगा प्रधानमंत्री अमीर थे। गरीब नहीं होता। नहीं सुनेंगे आप भी। बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। बीएचयू में जाकर डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया। ब्राह्मणों ने उसे गंगा जल से धोया और वहां जातिवादी नारे लगाए। इस देश में अखिलेश यादव की तरह गुस्से डॉक्टर में। भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। भीमराव अम्बेडकर जब की वो- उंगली किसने काटी? चौराहे पे सब उंगली काटी आपकी सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर की उंगली काटी गई। अम्बेडकर की उंगली काटी गई। आलोक जी को जवाब दिए, बच जाएंगे, बच के निकल जाएंगे इस झगड़े में। देखिए कहावत है कि चिल्लाना उसको पड़ता है, मुद्दे को भटकाना उसको पड़ता है जिसकी बात में दलील नहीं होती। एक बात और कहावत है कि जब तक सच जो है अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। किसी ने सनातन के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी ने जिस तरह से कह रहे सनातन पर टिप्पणी ट्विस्ट आपने कहा पाखंडी। मैं पाखंडी आपने कहा पाखंडी। और सुनिए पाखंडी खुद है। सुनिए पाखंडी आप खुद है। अखिलेश यादव जी ने संसद के पटल पे कहा कि तुम मेरी जाति नहीं पूछ सकते। दुनिया की जाति पूछोगे, आप अपनी जाति नहीं बताओगे। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? मुझे लगता है एक साधु को इतना उत्तेजना शोभा नहीं देता। अरे महाराज, आप इतने उत्तेजना का विषय करिए। नहीं था जितने उत्तेजित आप हो गए। अब बात आती है कि भाई जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही। सना को मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य जो है वो जनगणना नहीं करा सकता है, वो केवल सर्वे करा सकता है और जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। और सना मैं पहली बार बता दूं कि 100-125 साल के इतिहास में जब से जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री जनगणना किसी भी तरह की नहीं करना चाहते हैं। और अगर सबको ये लगता है कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि 2 ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर, तो आचार्य जी एक मोदी जी को चिट्ठी लिखें कि SC/ST का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। यहां पर आकर बात कह देना बहुत अलग बात है। अमीर और गरीब की जाति नहीं होती है, वो वर्ग होते हैं। उसको आप वर्ग को समझिए। अगर किसी को दलित है कोई तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो वर्ग ही लिखा हुआ था। मंडल कमीशन के कह रहा हूं ना, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात दोनों ने, बहुत अच्छी दोनों ने कही। दूसरी चीज हम नहीं कह रहे, अरे मैं सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए आप नहीं कह रहे हैं। संगीत राजीव गांधी ने मंडल आप सबके बीच में बोलते हैं। दिक्कत ये आप सबके बीच में बोलते हैं। अगर आपको लगता है संविधान में लिखा है कि जाति जो है वो जन्म से नहीं है तो एक मोदी जी को चिट्ठी लिख दिखाइएगा। ऊपर वाला देख रहा है कब तक आप चिट्ठी लिखेंगे। हम तो आप सर लिखिए राजीव कि गांधी के SC/ST बारे का में जिक्र कर रिजर्वेशन रहे थे कि राजीव केवल गांधी ने जाति वही के नाम किया पर था, ना जो होकर, आपके जन्म प्रधानमंत्री के थे। आधार पर ना होकर, और वो वर्ण के आधार पर होगा कि अमीर है अगर SC तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप तीनों लोग लिखें इस बात को। सुधांशु भाई भी एक चिट्ठी लिखे। आप लोग अपनी बात से खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे पर आ जाते हैं। राहुल गांधी जी यार, ब्राह्मण आप सबके बीच में बोलते हैं। आपको शो की चर्चा का ही नहीं पता है आपको किस तरह से करनी। संगीत रागी ने मुलायम सिंह संगीत रागी जी ने मुलायम सिंह यादव के लिए अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मोदी जी उनको तमाम पद्म विभूषण और सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत दुखद है। और देश को बांटने का काम अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वो RSS ने किया।
और बीजेपी ने किया और आगे भी चंबल करेंगे। के डकैतों के इनको किसने देश से लिया था? कोई चिंता मुलायम नहीं ने लिया है, था या देश का किसी कोई ने? लेना देना नहीं है। अपनी विभाजन राजनीति के लिए चंबल के डकैतों डिवाइड एंड किसने लिया था? रूल, मुलायम सिंह ने डिवाइड लिया एंड था या रूल किसी ये और ने लोग लिया था? अंग्रेजों से सीखे और वही उसको आगे आगे चलाना चाहते हैं। आज जिस तरह के भाषण आदित्यनाथ जी दे रहे हैं वो उनका आखिरी भाषण इस तरह से राजनीतिक होगा कि उनकी सत्ता 2027 में चली जाएगी। आलोक जी बस एक छोटा लोग अब इसको विभाजनकारी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आलोक जी बस एक छोटा सा आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, मार्शल आर्ट्स करते हुए राहुल गांधी। अब बिना बेस करेंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी पर ही मार्शल आर्ट लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी 21 बार लगातार चुनाव हारी है, अभी भी चुनाव हारी है। उनको लगता है एक ही लाइन बोला है मैंने। राहुल गांधी ये नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप जो है अपने यूपीए सरकार जनगणना क्यों नहीं कराई? स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। काश राहुल जी इतने ही मुस्तैद होकर के हिमाचल में उस जावेद की दुकान को जो लूटा गया वहां पर वो आते और ये जो हाजी नौशाद का आपके कांग्रेस का जो यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो मध्य प्रदेश के अंदर जिसके घर तोड़े गए, अगर वहां जाके ऐसा यहाँ से मार्शल आर्ट दिखाते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। खेल में भी जाति और धर्म दिखता हो जिनको, वो विभाजनकारी नीतियों का समर्थन तो करेंगे ही। अभी भी जाति और धर्म दिख रही है कि जावेद और फलाना ढिकड़ा। मैं समझता हूं खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। फिटनेस कैसे अच्छी हो, देश खेल में आगे कैसे तरक्की करे, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले तो ऐसा ही देखेंगे। डरो मत, बीजेपी की नफरत से लड़ो। राजनीतिक खिलाड़ी है सब। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जूडो के लिए फिट हैं, राजनीति के लिए फिट नहीं है। दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। समाज में फैले जो हमारे भेड़िए हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जो हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, अस्मत लूट रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। धर्म के बुनियाद पर भी नहीं, जाति के बुनियाद पर भी नहीं, और राज्य में किसकी सरकार है उस बुनियाद पर ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो बलात्कार करते हैं। बोलो जी। समाज में बहुत बहरूपीय भेड़िए आ गए। वो पता नहीं कहां कहां से ऊंचे ऊंचे पदों से लेकर नीचे तक बैठ गए हैं। कोई समाज को बांटता है, कोई समाज को काटने की बात करता है। मुझे लगता है कि जानवर रूपी भेड़ियों से मानव रूपी भेड़िए समाज में ज्यादा खतरनाक हो गए। बहुत से भेड़िए भेड़ की खाल ओढ़ के हमारे बीच में बैठे रहते हैं। उन भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। नहीं, ये भेड़िया जो पकड़ा गया है ये छोटे छोटे बच्चों को खाता था, पकड़ के ये सपा वाला तो नहीं है कुछ? हम इनको जो है वन विभाग को बधाई देते हैं कि आप ऐसे भेड़ियों को पकड़ लिए हैं। और जरा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो समाज में भेड़िए हैं उनका भी बेनकाब किया जाए। देश को विभाजित करने वाले जो 1947 में भेड़िए थे और जो आज उसी मानसिकता में जीते हैं, उनके खिलाफ इस देश को सचेत रहना चाहिए। वरना अब मुझे नहीं मालूम है कि देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किसने किया था। और मुस्लिम लीग की सरकार थी भाई। मुझे तो मालूम है, देश को भी मालूम है कि किसने देश का विभाजन किया था। सर देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भेड़िया वो है जो राम के और राष्ट्र के खिलाफ है। जो राम के साथ है और राष्ट्र के साथ है वही सम्मान योग्य है और वही आदर के योग्य है और वही समर्थन के योग्य है। मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं, योगी जी की सरकार ने दिखा दिया कि पुलिस भैंसी नहीं भेड़िए को भी पकड़ सकती है। और भेड़िए कितने भी रूप बदल के आ जाएं, जो पंचतंत्र की कहानियों में है, बहुत सारे स्वांग रख के आए हुए भेड़िया हो,
या बगैर स्वांग के रखा हुआ भेड़िया हो योगी जी की सरकार में पिंजड़े के अंदर। ये पुलिस ने नहीं पकड़े हैं, ये वन विभाग ने पकड़े, बिल्कुल। मैं आपको और ड्रोन के थ्रू पकड़े हैं। सुनिए, योगी जी की सरकार ने उसी ड्रोन का यूज किया किसने पकड़े, बवाल करने वाले लोगों को चेक करने में। भेड़िए पकड़े ये सांड कब पकड़े वन विभाग को राजनीतिक जो सांड हैं जो चलते फिरते कहीं पर राजनीतिक मार देते हैं, वो राजनीतिक सांड कब पकड़े जाएंगे? ये बताइए। कई तो ऐसे सांड मारे जा चुके सांडों को हैं, आप राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे सांड थे जो मारे जा चुके हैं और बचे हुए और भी देख लेंगे आने वाले दिनों में। चलिए ठीक, समाप्त। आप सभी ने इस डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उम्मीद है चर्चा में सकारात्मकता ऐसे ही जारी रहेगी। आप सभी का धन्यवाद।